नमस्कार। स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। दोस्तों, अक्सर जब हमारे शरीर में कोई समस्या होती है तो हम कह देते हैं कि कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन जब समस्या बढ़ जाती है तब समझ में आता है कि काश डॉक्टर के पास हम पहले चले जाते तो अच्छा होता। जी हाँ, कैंसर के बारे में हम सभी जानते हैं कि कैंसर होता है, लेकिन शायद हम ये नहीं मानते कि ये बीमारी हम में से किसी को भी हो सकती है और इसके कई कारण भी हो सकते हैं। पिछले सप्ताह भी पूरी दुनिया में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। हालांकि कैंसर को लेकर जागरूकता तो बढ़ी है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी भी इस क्षेत्र में बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। यदि बात करें ब्रेस्ट कैंसर की तो स्थिति ये कहती है कि विश्व में महिलाओं में होने वाला ये सबसे आम कैंसर है स्तन कैंसर। इसका खतरा खासतौर पर 40 साल की उम्र के बाद होता है और इसके कारणों में झांके तो कहना गलत नहीं होगा कि ज्यादातर महिलाएं ब्रेस्ट से जुड़ी समस्या या तो इसके बारे में बताती नहीं है या फिर इस पर बात करना ही नहीं चाहती। उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि कौन से डॉक्टर ब्रेस्ट की बीमारियों को ज्यादा समझते हैं। आज के कार्यक्रम में हम कैंसर से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों के बारे में भी हम जानेंगे। विषय है कैंसर तन से अधिक मन पर असर, एक जागरूकता। जी हाँ, अगर आप भी कैंसर से संबंधी किसी भी सवाल के बारे में जानना चाहते हैं, इस विषय से कि जुड़ा हुआ कोई भी आपका सवाल है, यानी कैंसर तन से ज्यादा मन पर असर, एक जागरूकता, ये हमारा विषय है, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। समाधान चाहते हैं तो निसंकोच हमें फोन करें, क्योंकि मामला आपकी जिंदगी का है। और हाँ, आप चाहे तो अपना नाम बदलकर भी हमारे विशेषज्ञ से समाधान जान सकती हैं। टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें, जिनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे 2 नंबर हैं, 1800113060। दूसरा नंबर नोट कर लें, 1800113061। टोल फ्री है, यानी इन पर आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, बस आपको फोन करना है और अपने सवाल, अपनी समस्या और समाधान जानने के लिए हम तक आप पहुंचे नंबर के माध्यम से। और हमारे साथ 2 स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, उनसे अब आपकी मुलाकात करवा दें। और ये दोनों ही कैंसर के जाने माने स्पेशलिस्ट हैं। आप हैं डॉक्टर प्रोफेसर रवि मेहरोत्रा, आप राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संघ के CEO हैं। और आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैंसर की रोकथाम किस तरीके से हो और दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ के जो लोग हैं उनकी जागरूकता के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में डॉक्टर मेहरोत्रा। और हमारे साथ दूसरे डॉक्टर हैं प्रोफेसर डॉक्टर राकेश गर्ग। आप देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स में उनको एनेस्थीसिया और प्रशामक चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर हैं। आपसे हम स्तन कैंसर के लक्षण के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से बचाव हो इसके बारे में भी आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि जिन्हें कैंसर है, किडनी या हृदय रोग की बीमारी है, क्या वे भी टीका लगवा सकते हैं, यानी कोविड के बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे साथ स्काइप पर होंगे जालौन से गवर्नमेंट और मेडिकल कॉलेज में मनोचिकित्सा विभाग के HOD डॉक्टर विशाल सिन्हा। उनका भी बहुत बहुत कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर सिन्हा, आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहेंगे और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका असर हमारे सोच पर किस तरीके से पड़ता है, मनोवैज्ञानिक क्या प्रभाव होता है, कैसे हम ताकत के साथ, हिम्मत के साथ इस समस्या से लड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहले जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से कि कैंसर किस तरह से होता है, किस व्यक्ति के शरीर को प्रभावित करता है। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी समेटे देखिए हमारी रिपोर्ट। तेजी से विकास की सीढ़ियां चढ़ते भारत में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक घातक बीमारी है कैंसर। इस बीमारी का नाम सुनते ही जीवन के प्रति निराशा होने लगती है और उन लोगों के रग रग थर्राने लगते हैं जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। लेकिन क्या कैंसर सचमुच इतना खतरनाक है या फिर कैंसर के दुखद अनुभव के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं? कैंसर क्या है, यह क्यों होता है, किसे हो सकता है, क्या शरीर की हर गांठ कैंसर है, हम कैंसर की पहचान कैसे करें, इसके लक्षण क्या हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिसे जानना जरूरी होता है, लेकिन कमोवेश अज्ञानता और जागरूकता की कमी के कारण अधिकतर लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि इस भयंकर बीमारी के हमले से रोगी के शरीर की कोशिकाएं धीरे धीरे मरने लगी है।
जरा इसे देखिए, शरीर में कैंसर के प्रवेश करते ही उसके सेल्स बिना किसी नियंत्रण के किस तरह विभाजित हो रहे हैं। गौरतलब है कि इस विभाजन में गुणात्मक वृद्धि होती है और कैंसर के सेल्स लगातार आक्रमण करते हुए शरीर के अन्य भागों में तेजी से फैल जाते हैं, कुछ इस तरह। ये कैंसर के सेल्स रक्त वाहिकाओं में घुसकर फेफड़े, लीवर, दिमाग, यहाँ तक कि पूरे शरीर को नष्ट कर देता है। यही कारण है कि कैंसर की वजह से भारत में हर साल लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। गौरतलब है कि विश्व में कुल 2 करोड़ लोग कैंसर ग्रस्त हैं। आमतौर पर मुंह का कैंसर उन लोगों में होता है जो लोग जरूरत से ज्यादा गुटखा खाते हैं, जिसकी शुरुआत पहले छाले से होती है और फिर सूजन के साथ मुंह के भीतरी हिस्से में छोटे छोटे गांठ बनने लगते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक तंबाकू के सेवन और धूम्रपान की वजह से जहां दुनिया में हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो वहीं भारत में हर रोज यानी हर 24 घंटे में 2800 से ज्यादा लोग तंबाकू उत्पादों के सेवन से काल के गाल में समा जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार कैंसर 100 से भी अधिक प्रकार के हो सकते हैं। यदि पहले स्टेज में इसका पता चल जाए तो 90% मरीजों को बचाया जा सकता है, क्योंकि बीमारियां कोई भी क्यों न हो, छोटे से जख्म को भी नासूर बना देती है और सदा के लिए हमें डरा देती है। हम तो बस यही चाहते हैं आपकी ये हंसी यूं ही बनी रहे, क्योंकि आपकी जिंदगी का सार अभी बाकी है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो वाकई में कहा जा सकता है कि एक छोटा सा जख्म ही कैंसर बन जाता है। बता दें कि हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि इस बीमारी के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना है। और यही हमारा मकसद है कि अगले 1 घंटे तक जितनी बातें इससे जुड़ी हुई हैं वो हम आप तक पहुंचाएं। आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। अगर किसी तरह की आशंका आपको लग रही है तो बिल्कुल ये सही मंच है। अगले 1 घंटे तक देश के हमारे जाने माने जो विशेषज्ञ हैं वो स्टूडियो मौजूद हैं और बहुत अच्छा मौका है आपके पास। अगर कोई समस्या है और कोई किसी भी तरह का लक्षण आप अपने आप में देख रहे हैं, क्योंकि जागरूक करना ही हमारी कोशिश है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर रवि, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी हमने रिपोर्ट में भी देखा कि विश्व भर में कैंसर को लेकर किस तरीके से असर देखा जा रहा है और जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है और पूरी दुनिया की ये समस्या है। अगर इस संदर्भ में हम बात करें भारत की, तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी स्थिति किस तरह की है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मंजू जी। अभी हाल में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस था, तो उसमें तरह तरह के योजनाएं बनाई गई थी और तरह तरह के प्रोग्रामों का आयोजन करा गया था कि कैंसर के बारे में कैसे अवेयरनेस करी जाए। और इस बार तो और ख़ास था क्योंकि कोविड के होते कई लोग डरे भी बहुत हुए हैं और कुछ लोगों को जो शंका थी कि कैंसर हो, उनको दिमाग में कई चीज़ें थी कि हम कैसे अपनी जल्दी से जल्दी जांच करा पाएँ, क्या हमारा कोविड के टाइम पे डॉक्टर को मिलना सेफ़ है कि नहीं है। तो अच्छी बात तो ये है कि और देशों, खासों से जो पश्चात देश हैं, उनके मुकाबले में हिंदुस्तान में कैंसर की मात्रा कुछ कम है। पर चूँकि हमारी आबादी इतनी है तो नंबर अगर देखा जाए तो तकरीबन 14 लाख के आसपास कैंसर केसेस हर साल होते हैं और उसमें से करीबन 40% यानी करीबन 5 से 6 लाख के बीच में मौतें हो जाती हैं। और ये तो गड़बड़ बात है। पर अच्छी बात यह है कि हमारे देश में जो कैंसर होते हैं, जो 3 मुख्य हैं, एक यानी कि स्तन या ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद ओरल कैंसर और तीसरा होता है सर्वाइकल यानी कि गर्भाशय के जो नेक होती है उसका कैंसर, सर्विक्स कहते हैं उसको। इसमें से सर्वाइकल कैंसर और ओरल कैंसर दोनों काफी हद तक प्रिवेंटेबल है जी। तो जो हमारे मुख्य कैंसर है उसमें से 3 में से 2 तो हम प्रिवेंटिव है, सिर्फ अपने खान पान से, अपने दवा से, दिनचर्या से उसको बचा सकते हैं। तो ये अच्छी बात है। ये हिंदुस्तान में खास ऐसा है कि जो हमारे यहाँ प्रेवलेंट कैंसर्स हैं, कॉमन कैंसर्स हैं, उनसे हम बच सकते हैं। तो ये देखा गया कि अधिकांश लोग जो आते हैं हिंदुस्तान में
वो लेट होते हैं, इनको पता नहीं होता है कि कैंसर हो गया है, या उनके पास डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ या जांच करने की जो क्षमता है उनके डॉक्टर के पास जाने की, वो कुछ कम है जी। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि देखिए, कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, पर अगर उससे बचा जा सके या अगर जल्दी उसको पकड़ में आ सके तो हम उसके ऊपर पूरी तरीके से। बिल्कुल डॉक्टर रवि, जैसा कि आपने कहा कि हमारे यहाँ जिस तरह के कैंसर ज़्यादा है, उसमें अच्छी बात यह है कि प्रिवेंटिव है, जिन्हें हम रोक सकते हैं। जागरूकता, अगर सही समय पर जागरूकता मिल जाती है और आप डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, इलाज शुरुआत में ही शुरू हो जाता है, तो इससे बचा जा सकता है। और जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा कि हम इस बात को मानते ही नहीं हैं कि कैंसर किसी को भी हो सकता है। दूसरे के बारे में सुनते तो ज़रूर है, लेकिन अपने बारे में उसके बारे में विचार नहीं करते हैं, या फिर हमें कैसे स्वस्थ रहना चाहिए, कैसे अपनी दिनचर्या रहनी चाहिए, डॉक्टर के पास समय समय पर जांच के लिए जाना चाहिए, ये सब बातें हम अपने ऊपर लागू नहीं करते हैं। शायद ये भी एक कहीं कमी है। तो ऐसे में डॉक्टर राकेश, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आप किस तरह के कैंसर हमारे देश में ज़्यादा देख रहे हैं? अगर पुरुष और महिला के संदर्भ में बात करें तो इसे किस तरीके से समझा जा सकता है? हम इसमें दो चीज़ की बात करेंगे कि एक तो कि कैंसर हमारे जो अभी हम प्रिवेंटेबल कॉजेज़ हैं, अगर उसको हम ठीक से फॉलो नहीं करते हैं और उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन साथ में जितना आ रहा है, उसकी वजह से कुछ कैंसर्स बढ़ रहे हैं। जैसे मुख का कैंसर की बात करें या लंग कैंसर्स की बात करें मेल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर अगर आप बात करें, ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, सर्विक्स की करें, ओवरी कैंसर की बात करें, सो ये कैंसर्स हैं जो कि मुख्यतः वहाँ देखने को मिले हैं। अब दूसरा ये है कि हम प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज़ की या अवेयरनेस अगर हम क्रिएट करते हैं तो इसमें ये कैंसर्स प्रिवेंटिव हैं। जैसे अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें, अगर HPV वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरा, अगर हम प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज़ बात करें कि धूम्रपान ना करें, तंबाकू ना खाएं, इस तरह का अगर हम बात करें तो हमारे मुख के जो कैंसर्स हैं वो कम होने की स्थिति में रहेंगे। तो ये कैंसर बढ़ तो रहे हैं, जैसे सर ने भी बताया अभी कि हमारी आबादी भी बढ़ रही है, थोड़ा सा अवेयरनेस भी बढ़ रहा है। अगर आप कुछ समय पुरानी बात करें तो गांव में अवेयरनेस नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, तो शायद वो कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं करा पाते थे। अभी इस आप जितना भी हमारा मीडिया है, इससे जो अवेयरनेस आ रहा है, तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन अगर हो जाता है कैंसर्स का तो बेहतर रहेगा। शायद वो जो डिटेक्शन रेट है अभी कैंसर्स का, शायद उसकी वजह से भी हमारा नंबर थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो एक अच्छी बात है। तो हम यहाँ दर्शकों के माध्यम से यही बताना चाहेंगे कि दो चीज़ हैं, एक तो प्रिवेंशन तो करना ही करना है, जिस चीज़ का प्रिवेंशन है उसको करें। दूसरा, अपने किसी भी सिम्टम्स को जो आप बात कर रहे थे उसको इग्नोर नहीं करें। बिल्कुल, और इग्नोर करना बिल्कुल सही नहीं कि आप कैंसर की क्या, किसी भी बीमारी की अगर आप बात करें तो अगर आप में लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे नजरअंदाज ना करें। कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने कहा कि अपने आप ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास हम जाने से बचते रहते हैं, लेकिन ये किसी तरह का समाधान नहीं है। आप समय दे रहे हैं उस बीमारी को आपके ऊपर हावी होने के लिए, तो ऐसा ना करें। बहरहाल एक कॉलर है, हमारे अच्छे जागरूक कॉलर हैं जिन्होंने भोपाल से कॉल किया है, सुनील हैं जी। सुनील जी, बताइए क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ, हेलो जी, नमस्कार सुनील जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैं ये जानना चाह रहा था, मेरे किसी रिश्तेदार को 3rd स्टेज का कैंसर है, ब्लड कैंसर जी, तो उसका उपचार क्या संभव है और इसमें कोई आयुर्वेद का भी उपचार संभव हो सकता है क्या? जी डॉक्टर रवि, जैसे कि बता रहे 3rd स्टेज पर है, ब्लड कैंसर है, और जैसा कि इन्होंने आयुर्वेदिक इलाज के बारे में भी बात की, तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि कैंसर का ट्रीटमेंट किस तरह का होता है, और ताकि सही जगह पर सही समय पर पहुँचे, और इनकी जो समस्या है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सुनील जी, पहली बात तो मुझे खेद है कि आपके रिश्तेदार को ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर कई प्रकार के होते हैं, तो हमें और जानकारी मिलेगी या आप अपने जो पास के जो ट्रीटिंग आपके डॉक्टर हैं उनसे संपर्क आप जरूर कर रहे होंगे। तो जो बड़ों में दो तरीके का कैंसर होता है, एक लिम्फेटिक और एक माइलॉइड। लिम्फेटिक ल्यूकीमिया अगर, या जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं, अगर वो स्टेज 3 में भी है तो अमूमन कोई दिक्कत नहीं आती है, और दवा अगर लेते रहेंगे अगर ज़रूरत है तो ये कई सालों तक चल सकता है। और अगर माइलॉइड ल्यूकीमिया है जो दूसरे तरीके का होता है, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं स्टेज 3 में आने के बाद जी। क्योंकि इसका स्टेजिंग थोड़ा सा मुश्किल है और उसका इलाज भी मुश्किल है। रही बात आयुर्वेद की, जहाँ तक हमारी जानकारी में उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। एलोपैथिक मेडिसिन में कम से कम लिम्फेटिक ल्यूकीमिया के लिए बहुत अच्छी दवाएं हैं जी। और हमारे कई मरीज हैं जो कि 10 साल 20 साल तक बिना कोई प्रॉब्लम के जी चुके हैं जी। तो इसमें थोड़ी सी और जानकारी इनको लेनी पड़ेगी अपने ट्रीटिंग फिजिशियन से, और उनकी राय लेनी जी। सुरेश कुमारी एक दर्शक है, बिहार से कॉल किया है जी। बताइए सुरेश जी, क्या सवाल है आपका?
हेलो जी जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? जी जी सुन रहे जी, हैं। सरोज कुमारी जी, बताइए सवाल क्या है आपका? जी नमस्कार, मैं बिहार से वैशाली जिले से बोल रही हूँ। जी नमस्कार सरोज जी। जी हाँ सुन रही हूँ। जी 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 मेरा मतलब स्तन में ठंडी के मौसम में गांठ हो जाता है और ठंडी चीज से परहेज और करते हैं तो फिर अपने आप ठीक हो जाता है, क्या यह चिंता के विषय है? जी क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि इन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में इन्हें गांठ महसूस होती है, ठंडी चीज़ें बंद कर देती हैं तो समस्या ख़त्म हो जाती है। जो ब्रेस्ट की गांठें होती हैं वो दो तरह की होती है, जिसको हम एक बिनाइन बोलते हैं, एक मैलिग्नेंट बोलते हैं। तो कुछ तरह की बिनाइन नोड्यूल्स भी हो सकते हैं ब्रेस्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पर ये बताना बिल्कुल क्लियर होगा कि आप कोई भी सिम्टम्स को इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि एक गांठ रहती है, उसके अलावा और भी सिम्टम्स रहते हैं, जैसे उसके ऊपर की स्किन है, क्या वो चिपक गई है, वो गांठ अपनी जगह से हिल रही है कि नहीं, निपल डिस्चार्ज है कि नहीं, तो काफ़ी सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यूजली जो मैलिग्नेंट लम्प्स होते हैं वो यूजली अपने आप नहीं जाते हैं, बिनाइन ही होते हैं, लेकिन फिर भी ये सेफ रहेगा कि आपने किसी पास के चिकित्सक को दिखाएं, वो एक क्लिनिकली एग्जामिनेशन करेंगे और अगर कुछ भी डाउट लगता है तो एक छोटे से टेस्ट से, बायोप्सी से कंफर्म हो जाएगा कि वो गांठ है कि नहीं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज पे अगर डिटेक्ट कर लिया जाता है तो पूरी तरह से क्योरेबल है। अगर ये फैल जाता है तो फिर दिक्कत करेगा। डॉक्टर राकेश, एक चीज़ ये भी बताइए कि आमतौर पर डॉक्टर ये भी कहते हैं कि अगर आप 35 साल से अधिक उम्र की हैं तो बेहतर है कि एक रूटीन चेकअप में आप इसका टेस्ट करवा ही लीजिए। इसे मतलब ये ना सोचें कि आप में कोई सिम्टम दिखाई दे तभी आप इसका टेस्ट कराएं, लेकिन एक रूटीन चेकअप में आप ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी बेहतर रहेगा कि आप टेस्ट कराएं। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, और इसीलिए अगर देखें आप कोई भी हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम रहता है महिलाओं के लिए तो वहाँ पर एक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है। जैसे इन्होंने अपना खुद देखा कि गांठ आती है, आई थिंक हमें इन दर्शक को थोड़ा बधाई देना चाहिए उसमें कि वो अपने आप देख रही हैं, जागरूक हैं। लेकिन यही चीज़ सभी को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किस तरीके से किया जाता है, वो कहीं भी पास की डिस्पेंसरीज या मीडिया में है, उसको आप रेगुलरली एग्जामिन करते रहें और उसके बाद आप 35-40 के बाद अपना रेगुलर स्क्रीनिंग कराते रहें। लेकिन अगर कोई भी सिम्टम्स हैं तो आप इग्नोर नहीं करें, अपने चिकित्सक के पास जाएं और फिर कंफर्म हो जाएगा वहां से कि आगे का ट्रीटमेंट मोडालिटी क्या रहना चाहिए। जी, एक और दर्शक है रायबरेली से, विजय ने हमें कॉल किया है। जी विजय जी, बताइए सवाल क्या है आपका? विजय जी सुन पा रहे हैं आप हमें? यस मैम, यस मैम। जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है? मैम मेरे शरीर में छोटी छोटी गांठें काफी हैं जो पिछले 18 सालों से मेरे शरीर में है। ठीक है मैम। तो मैंने FNAC टेस्ट कराया था जो कि नेगेटिव आया था, और उस समय डॉक्टर ने मुझे ये भी बोल दिया था कि आपकी बेटा, ये भविष्य में आपकी बेटे बच्चों को भी हो सकता है। जी ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि आप अपने बच्चे के 12 साल के बाद टेस्ट करवा लीजिएगा। ठीक है मैम, मुझे इस विषय में ये जानकारी लेनी है कि भाई मुझे इससे कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है? जी, और क्या किसी विशेष भाग में इस तरह की गांठें आप महसूस कर रहे हैं शरीर में, या फिर पूरे शरीर में ही फैली हुई हैं गांठें? जी मैम, मैं मेरे पीछे शरीर के पिछले हिस्से में और हाथों पे, कान के पीछे छोटी छोटी सी काफी सारी गांठें हैं। जी, अब क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर रवि? जैसे बता रहे हैं कि छोटी छोटी, और अनुवांशिक कितना होता है अगर हम कैंसर के संदर्भ में बात करें? ऐसे तो इन्होंने बताया कि इनकी रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है। जी जी, देखिए, पहली बात तो घबराने की बात नहीं है। जी, पहली सबसे जो अहम बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बहुत सी गांठें हैं और शरीर के 2-3-4 हिस्सों में हैं तो, और उसकी जांच FNAC हो चुकी है, उन्होंने कहा नेगेटिव मेरे ख्याल से मैलिग्नेंसी यानी कि कैंसर के लिए नेगेटिव है, पर डायग्नोसिस इनकी आई होगी, जहाँ तक मेरा अंदाज़ है, जिनकी बातों से लगा, वो लाइपोमा करके, लाइपोमा एक कलेक्शन ऑफ फैट होता है, वो शरीर के कई हिस्सों में होता है और कुछ लोगों में ज़्यादा होता है, होने को तो किसी को भी हो सकता है, और अमूमन इसका कैंसर में तब्दील होने की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। तो मेरे समझ से तो इनको कैंसर के लिए अगर 18 साल से है और आगे बढ़ नहीं रहा है और कोई समस्या नहीं है तो कोई चिंता नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। जी, आश्वासन इनके डॉक्टर ने भी दिया होगा जरूर, पर तब भी इसको चेकअप हर साल में या 2 साल में जब भी अपने डॉक्टर को मिले दिखा लें। जी, रही बात अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक होने की, ये बात सही है कि कुछ फैमिलीज में ये जेनेटिक भी होता है कि पिता को है तो बच्चों को भी हो सकता है, या अम्मा को है तो बच्चों को हो सकता है, पर अगर लाइपोमा ही है और कोई बीमारी नहीं है तो उसको भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। परंतु बिना देखे और बिना इनकी रिपोर्ट सामने देखे हुए ये कहना 100% मुश्किल होगा। तो जो उन्होंने मुझे बताया कि
बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने डॉक्टर को दिखा लिया, जांच करा ली, पर बिल्कुल आश्वस्त हो गए कि इनको कैंसर होने की कम से कम उन गांठों से संभावना बिल्कुल नामात्र है। जी निशा पांडे एक दर्शक और हैं जिन्होंने बिहार से हमें कॉल किया है। निशा जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए सवाल क्या है। हाँ मैम, पूछना ये था कि मेरी सास को ब्रेस्ट कैंसर है जी। एक्चुअली उनकी ऑपरेशन भी अब हो चुकी है, 3 महीने हो गए ऑपरेशन के भी जी, और उनके 8 कीमो भी पड़ चुका है। निशा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ। अच्छा, और अब क्या कोई उनके साइड इफेक्ट थोड़े बहुत हो रहे हैं, जैसे उनको चक्कर आना या बहुत वीकनेस लगना, एक्सेस वीकनेस बहुत लगती है जी। अच्छा, एज कितनी है उनकी, उम्र कितनी है? एज उनकी 65 है मैम। 65 है, ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर सिन्हा भी हैं स्काइप पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर सिन्हा, क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि अब जैसे बताएं ना, इनकी माताजी की उम्र 65 साल है, इलाज तो उनका हो गया है, आगे किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आएंगे, और साथ ही मैं चाहूँगी कि मानसिक तौर पर स्वस्थ रहना या फिर कैंसर के लड़ने के लिए जो ताकत चाहिए होती है वो कितनी ज़रूरत रहती है, हमारे इन दर्शकों को भी बताइए। देखिए अंजू जी, बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। क्रॉनिक इलनेसेस जितनी भी होती हैं जो बहुत लंबे समय तक चलती हैं, उनमें अक्सर देखने को मिलता है कि मानसिक रोग से व्यक्ति का जो संबल है वो उसके ठीक होने में बहुत योगदान देता है। तो कैंसर जो कि जिसका इलाज बहुत लंबे समय तक चलता है, डायग्नोसिस में जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया बहुत ज़्यादा समय लग जाता है क्योंकि जागरूकता का अभाव है, तो ज़रूरी है कि व्यक्ति जो है मानसिक रूप से संबल रहे। ब्रेस्ट कैंसर हो गया या अन्य प्रकार के जो कैंसर्स हो गए, उसमें देखने को मिलता है कि लगभग 25 से 50% जो लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी के डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं। अक्सर लोग सर्जरी के प्रति जो है बड़े चिंतित रहते हैं। फिजिकल डिसफिगरमेंट एक बहुत बड़ा कारण रहता है अक्सर महिलाओं में, जो कि स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर की महिलाओं में जो मिडिल एज में आती हैं या लेटर ऑन एजेस में भी। तो और दूसरा, कैंसर का जो ट्रीटमेंट है कहीं ना कहीं एक कॉस्टली ट्रीटमेंट है। तो तीनों ही फ्रंट पर, फिजिकली भी हो गया, आपके इकोनॉमिकली भी हो गया, और समाज में कैंसर को लेकर बहुत सारी मिथ्याएं हैं और एक बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है। तो देखा जाता है कि कैंसर हो गया है तो एक समाज से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कटाव सा व्यक्ति अपने आप को महसूस करने लगता है। ये तीनों ही फ्रंट जब एक साथ किसी बीमारी में प्रभावित होते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से बहुत ही निर्बल महसूस होने लगता है, और जब व्यक्ति मन से खुश नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये उसकी हीलिंग पावर को और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत इफेक्ट करता है। जी बिल्कुल, डॉक्टर सिन्हा ने बताया कि किस तरीके से मानसिक तौर पर मजबूत रहना बहुत ज़रूरी होता है, और ये किसी भी जीवन की चुनौती की अगर बात करें तो ये चीज़ वहाँ भी लागू होती है, चाहे वो कैंसर की हो या फिर कोई और भी बीमारी हो। मैं आपसे डॉक्टर रवि समझना चाहूँगी, जैसे निशा जी का कहना था कि इनकी मदर 65 ईयर्स की हैं और ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, लेकिन बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स उन्हें देखने को मिल रहे हैं। कैंसर के केस में हम देखते हैं कीमो के बाद किस तरह की समस्याएं आती हैं, क्या बताना चाहेंगे? निशा जी की जो आशंका थी उसका क्या समाधान रहेगा? देखिए, पहली बात तो निशा जी को मैं ये बताना चाहूँगा कि चूँकि ऑपरेशन भी हो चुका है और कीमोथेरेपी भी ख़त्म हो चुकी है, उसकी कीमोथेरेपी अगर 6 से लेकर 8 राउंड चले होंगे तो उसकी वजह से कुछ हद तक वीकनेस आती है, क्योंकि जब नॉर्मल जो मैलिग्नेंट यानी कि कैंसर के सेल मारे जाते हैं, साथ में जो आसपास के नॉर्मल सेल्स होते हैं वो भी मारते हैं, तो उनको रीजनरेट करने में और स्थिति वापस आने में 65 साल की उम्र पे 2 से 4 महीने 6 महीने तक लग सकता है। हमारा ये अंदाज़ है कि 6 महीने आते आते ये पूर्णतया सही हो जाएंगी, और जो भी वीकनेस इनको लगी है, अगर और कोई बीमारी नहीं है तो ये 100% हो जाएंगी, और पहले के भांति अपनी दिनचर्या ये कर सकेंगी और अपने हेल्दी लाइफस्टाइल बता सकेंगी। हमारे ऐसे बहुत से मरीज हैं 100 हज़ारों की तादाद में जो कि जिनका ट्रीटमेंट हुआ ब्रेस्ट कैंसर में। अच्छी बात यह है अगर सही टाइम पे पकड़ा जा सकता है, सही ट्रीटमेंट मिलता है, तो आने वाले 5, 10, 20 साल तक कोई समस्या नहीं आती है। परंतु उसके बावजूद भी हम ये सजेस्ट करते हैं कि साल में एक दफ़े, जैसा डॉक्टर आपके बताएं, शुरू में 3 महीने 6 महीने, फिर साल में एक बार रिकरेंस के लिए जरूर चेक करना चाहिए। बिल्कुल। पर अब इलाज इतने अच्छे हो गए हैं कि उसका सक्सेस रेट बहुत उम्दा हो गई है,
और जहाँ तक अगर ऊपर वाले ने चाहा तो और कोई बीमारी ना हुई तो आगे की बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल ये जी सकेंगी। जी बिल्कुल। तो निशा जी, आपकी समस्या या फिर आपके जो आशंका थी उसके बारे में अभी हमें डॉक्टर रवि ने बताया है कि अगर अच्छे से इलाज बीमारी का हो जाए तो आप आगे की जो लाइफ है या जो जीवन है उसे स्वस्थ तरीके से बिता सकते हैं, उसमें कोई आशंका नहीं है। और इलाज भी आपने बताया कि लगभग पूरा हो गया है, तो जो कमज़ोरी अभी महसूस हो रही है आने वाले 5-6 महीने में उसमें भी आप तब्दीली देखेंगी। फिलहाल यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक दर्शक है महाराष्ट्र से, उनसे हम बात करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कई बार कैंसर का इलाज हो क्यों नहीं पाता। क्या ये सिर्फ जागरूकता की कमी है या फिर हम बहुत देरी से पहुंचते हैं कि थर्ड स्टेज जब आ जाती तब हमारे जो मरीज हैं वो डॉक्टर के पास पहुंच पाते हैं, या फिर इलाज की सुविधा की भी कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका होती है। इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहें स्वस्थ किसान। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान और आज हम बात कर रहे हैं किस तरीके से कैंसर को लेकर जागरूकता की ज़रूरत है और विश्व कैंसर दिवस भी हाल में मनाया गया है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे दर्शक भी अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहें और किसी भी तरह का सिम्टम अगर उन्हें दिखाई देता है, कोई संकेत अपने शरीर से मिलता है तो उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। कैंसर ऐसी समस्या है, ऐसी बीमारी है कि वो किसी को भी हो सकती है। फिलहाल बढ़ते आगे, कॉलर है हमारे साथ जिन्होंने महाराष्ट्र से कॉल किया है। शेख मलंग जी हैं फोन लाइन पर। जी बताइए क्या सवाल है आपका मलंग साहब? मैम, हमारे कान में है ना सीटी की तरह आवाज आती है और मोटर जैसी आवाज आती है, गुरगुर और सर दर्द बहुत होता है। तो ये जैसा लक्षण बताइए जरा कैसे। जी राकेश जी क्या बताना चाहेंगे? आई थिंक जो शायद इसे कहीं ना कहीं कैंसर से जोड़कर देख रहे हैं। देखिए ऐसा है कि सारे सिम्टम्स कैंसर के नहीं होते हैं, बीमारियां बहुत सारी होती है। इनको इन्फेक्शन भी हो सकता है, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी हो सकता है, न्यूरल चेंजेस भी आ सकते हैं और कैंसर भी हो सकता है। तो आई थिंक इतनी हिस्ट्री के साथ बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि बाकी चीज़ें देखनी होगी। क्लिनिकल एग्जामिनेशन अगर जरूरत होगा तो शायद कोई सीटी स्कैन करा के देखना पड़े कंफर्म करने के लिए क्या है। तो आप अपने किसी भी नज़दीक के चिकित्सक स्पेशली ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं और उसके बाद कंफर्म हो पाएगा। जी लेकिन अच्छी बात यह है कि जागरूक हैं और अपने स्वास्थ्य को लेकर इतने सजग हैं। उन्होंने हमारे आज के इस मंच का, इस कार्यक्रम का इस्तेमाल किया अपनी आशंका को दूर करने के लिए। लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आपको सलाह दी गई है, आप किसी विशेषज्ञ के पास जाएं, ईएनटी डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें दिखाएं कि क्या समस्या हो सकती है, कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। बढ़ते आगे और अब डॉक्टर रवि, जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले कहा कि आपने बताया कि ये ऐसी समस्या है जो प्रिवेंटिव है। अगर सही समय पर, जिस तरह के कई सारे कैंसर हमारे देश में देखने को मिलते हैं, काफ़ी हद तक उनका इलाज किया जा सकता है अगर सही समय पर पहुंचे डॉक्टर के पास। आपको क्या लगता है कि हम इसके इलाज की सुविधा के क्षेत्र में कहाँ तक पहुंचे हैं? कितने सकारात्मक इस क्षेत्र में बदलाव आए हैं, या फिर सुविधा के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कितने तरह की सुविधा हमारे देश में उपलब्ध है अब कैंसर के इलाज के लिए? और जागरूकता के एंगल से अगर हम बात करें तो छोटे जो शहर हैं या फिर जो कस्बे हैं, गांव हैं, वहाँ किस तरीके से, किस तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जागरूकता के लिए? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा अंजू जी। मैं चूँकि सरकार के लिए ही काम करता हूँ तो मैं सरकार की बात करूँगा पहले। तकरीबन हर प्रदेश में एक रीजनल कैंसर सेंटर है और साथ साथ में स्टेट कैंसर सेंटर्स भी खुल गए हैं। तो शायद ही कोई प्रदेश बचा है जहां पर ये सुविधा अवेलेबल नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के हमारे 8 प्रदेश हैं
सिक्किम आखिरी था जहाँ पर नहीं था, वो अभी भी इसी साल में 2021 में खुल जाएगा। इसमें एक जो समस्या सबसे बड़ी आती है कि पैसे का अभाव होता है। सरकारी क्षेत्र में तो खैर है, बट हर काम सरकारी तो नहीं हो सकता है। कई प्राइवेट हॉस्पिटल भी, बहुत अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, और बड़े शहरों में जो कि ज़्यादातर केंद्रित हैं। तो हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं या गांव हैं, वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ अभी भी कम हैं। परंतु पास में जो भी शहर है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, और उनका संपर्क जो है बड़े कैंसर सेंटर से ज़रूर होता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात आपने मुझसे पूछी कि हम लोग जागरूकता के लिए क्या कर रहे हैं। देखिए, तकरीबन मेल यानी कि मर्दों में 40% कैंसर जो होते हैं वो तंबाकू रिलेटेड होते हैं जी। तंबाकू आप जानते हैं हिंदुस्तान में करीबन 70% अधिकांश जो तंबाकू का सेवन होता है वो चबाने से होता है, जिसको स्मोकलेस टबैको आपका क्या बोलते हैं, जर्दा, गुटखा, खैनी, तरह तरह की चीज़ें होती हैं जो कि 70% तंबाकू उस पे आती है। रही बाकी 30% में 10% तकरीबन सिगरेट होती हैं और 20% बीड़ी होती है। ये कई लोग को नहीं पता है। हर आदमी चूंकि धूम्रपान निषेध लिखा होता है सोचता है कि सिर्फ ये क्या बोलते हैं सिगरेट और बीड़ी के लिए है, जबकि अधिकांश जो है हमारे चबाने वाला तंबाकू है जी। तो अगर जागरूकता का देखा जाए, बड़ी अच्छी बात है। हिंदुस्तान पूरे विश्व में बहुत कम ऐसे देश हैं जहां पर हर सिनेमा के पहले, जो शो के पहले आपको कंपल्सरीली आपको दिखाना पड़ता है कि एक टबैको के ऊपर चेतावनी होती है। हर सिगरेट के, बीड़ी के या आपके पान मसाला के पैकेट पे जहां भी तंबाकू है लिखा होता है, तस्वीर बनी होती है। 85% वार्निंग है। दुनिया के नाम मात्र मुश्किल से 5-10 ऐसे देश हैं जहां इतनी जागरूकता फैलाने के लिए कोशिश करी जाती है। और अभी 2 साल पहले आपने और देखा होगा कि हर तंबाकू के पैकेट पे एक क्विट लाइन नंबर 1-800 नंबर होता है जो कि टोल फ्री होता है। जैसे आपके प्रोग्राम का नंबर टोल फ्री है, वो भी टोल फ्री है। तो इस देश में इस समय 4-5 ऐसे क्विट लाइन्स हैं जो कि आपकी भाषा में आपको हेल्प करते हैं। तो अगर पहला काम देखा जाए जो कि इंडिया उसमें नंबर 1 है जी। वो जागरूकता में तंबाकू के लिए है, जो कि सिंगल मोस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ कैंसर है। उसके बाद जो प्रिवेंटेबल कॉजेज हैं, ओबेसिटी यानी कि मोटापा। तो अब आप देख रहेंगे कि जगह जगह ये बात हो रही है कि आदमी को एक्सरसाइज करनी चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए, उसके बारे में जागरूकता हो रही है। तीसरा, सर्वाइकल कैंसर के बारे में 3 ऐसे प्रदेश हैं जहां पर अभी हाल में ही HPV वैक्सीनेशन यानी कि सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन, जब हम बात करते हैं लोगों से कि भाई तुमने कैंसर की वैक्सीन, बोले अरे कैंसर की वैक्सीन क्या होता है। तो पर अभी सब प्रदेशों में नहीं लग रही है, बाहर से आती है, हिंदुस्तान में बनने की तैयारी हो रही है। कोविड का जैसे टाइम होपफुली खत्म हो जाएगा, कोविड वैक्सीन के बाद उसका नंबर आना चाहिए। तो सिक्किम, पंजाब और दिल्ली, ये ऐसे 3 प्रदेश हैं जहां पर सरकार की तरफ से ये लगाई जा रही है जी। और इसके अलावा और बहुत से आप देखते हैं कि कैंसर अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं शहरों में, गाँव में। कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो कि अपनी वैन भी भेजती हैं जहां पर वहीं का वहीं होता है। उसके साथ साथ हर मेडिकल कॉलेज, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक कैंसर डिटेक्शन सेंटर की प्रस्ताव है। कई जगह खुल भी गया है, कुछ जगह बनने जा रहा है। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि अगर हम कुछ जो कैंसर है, ओरल कैंसर की आपने बताई बात, और कैसे जो तंबाकू का सेवन है या फिर ऐसी चीज़ों का सेवन जिससे इसके बढ़ने की आशंका रहती है, उसमें भी चेतावनी लगातार दी जाती है कि इन चीज़ों का सेवन ना करें। और मुझे लगता है कि इन चेतावनियों का ज़रूर कुछ ना कुछ तो असर होता ही होगा। साथ ही हमने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी बात की कि महिलाएं कई बार संकोच की वजह से बाहर नहीं आती हैं और ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब उनके जीवन पर बनाती है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए हम देखते हैं इस रिपोर्ट में कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है और कैसे होता है ये, और इसके लक्षण क्या है और कैसे इससे बचा जा सकता है। आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। गौरतलब है कि स्तन में सामान्य परिवर्तन शरीर के हार्मोन के बदलाव के साथ होता है, लेकिन सेल्स की अनियंत्रित बढ़ोतरी से स्तन में गांठ बन जाती है। हालांकि हर गांठ कैंसर नहीं होती, इसके अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। गांठ या आकार भी एक लक्षण हो सकता है। स्किन में बदलाव भी लक्षण कहे जा सकते हैं। इसी तरह खून या तरल पदार्थ का आना आदि ब्रेस्ट कैंसर के संकेत हो सकते हैं।
लेकिन 1000 में से 1/3 महिलाएं कैंसर के निशान और लक्षणों की जांच ही नहीं करती, जबकि 96% महिलाओं को पता ही नहीं होता कि स्तन में गांठ का होना भी इसके लक्षण है। इस सब के अलावा महत्वपूर्ण बात तो यह है कि 50% महिलाएं ब्रेस्ट से जुड़ी समस्या पर या तो बात नहीं करना चाहती या फिर उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सा डॉक्टर ब्रेस्ट की बीमारियों को ज्यादा समझता है, जिसका नतीजा खतरे के रूप में सामने आता है और रोगी को बचा पाना मुश्किल हो जाता है। महिलाओं में गर्भाशय और स्तन कैंसर आम हो गया है। पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर इंडस्ट्री की माने तो भारत में एक साल में करीब 1,44,000 केवल ब्रेस्ट कैंसर के नए मरीज सामने आ रहे हैं। शराब, धूम्रपान और तंबाकू के अलावा अधिक उम्र में गर्भवती होना, बच्चों को स्तनपान न करवाना, जल्दी पीरियड और समय से पहले मोनोपॉज इसके कारण कहे जा सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर के ठीक होने की संभावना भी ज्यादा होती है, और वो इसलिए कि इसका पता पहले या दूसरे चरण में चल जाता है। लेकिन जरूरी है प्रारंभिक अवस्था में यानी शुरुआती अवस्था में पहचान, और पहचान का पहला कदम है जागरूकता। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और हमने कार्यक्रम के शुरुआत में भी कहा, इस रिपोर्ट के बाद में भी कहा कि जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए ज्ञानवर्धक रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी जिसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को हमने शामिल किया है। और इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है आपसे कि किस तरीके से ये ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता है और कि कैसे रोकथाम इसकी की जा सकती है, क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि कम उम्र में कहते हैं बीमारियां अगर होती हैं तो जल्दी रिकवर हो जाते हैं, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के केस में हम इसके विपरीत देखते हैं। कोई भी कैंसर अगर हम लें तो कैंसर का जो टाइप होता है, कुछ को हम एग्रेसिव कैंसर्स बोलते हैं कि बहुत जल्दी से फैलते हैं, और कुछ कैंसर्स होते हैं जो बहुत स्लोली धीरे धीरे फैलते हैं। तो एक कैंसर का टाइप रहेगा कि हमें देखना होगा कि कौन सा कैंसर है और कितनी जल्दी फैलता है। दिस इज़ वन। दूसरा ये है कि जब आप अवेयरनेस की बात कर रहे थे, आपने अभी जब दिखाया, थोड़ा सा एक जो हेजिटेशन होता है टू कम फॉरवर्ड टू शो इट टू द क्लिनिशियन कि उसको जल्दी आइडेंटिफिकेशन हो जाए, उस अवेयरनेस की भी कमी है। अगर कहीं पर शरीर में गांठ है तो उनको लगता है कि ये नॉर्मल गांठ है, इसको चलते रहना चाहिए, और वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। अलग-अलग तरह के तरीके इस्तेमाल करते, सिकाई कर लेंगे, उससे बैठ जाएगा, लेकिन तो वो जो अवेयरनेस है, ब्रेस्ट कैंसर एट अर्ली स्टेज इज फुली क्योरेबल, बट अर्ली आइडेंटिफिकेशन हमें चाहिए। तो उसमें हम बात कर रहे थे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, अर्ली क्लिनिशियन को दिखाएं ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए, और अर्ली स्टेज पे आएगा तो क्योर हो सकता है। जो हम यहाँ हेजिटेशन है, जैसे हम अभी प्रिवेंशन की बात कर रहे थे, सर ने भी बताया कि हम कुछ सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। अगर मान लो शरीर में कहीं एक लंप है, उसका साइज बढ़ रहा है, उसमें दर्द हो रहा है, स्किन ऊपर से चिपक रही है, कहीं से ब्लीडिंग है, निपल डिस्चार्ज है, इस तरह के कोई भी सिम्टम्स अगर समय के अनुसार बदलते हैं या चेंज आते हैं या नए आते हैं तो इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और हमें उसका समय से इलाज कराना चाहिए, और फिर ये क्योरेबल रहेंगे और पेशेंट की लाइफ अच्छे से निकल सकती है। जी, और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो ये कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो एक महिला की माँ बनने से इसका किस तरह का संबंध है, क्योंकि कई बार महिलाएं जो है ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर के भी कुछ महिलाओं को ये आशंका रहती है कि लंबे समय तक कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, इसका किस तरह का प्रभाव पड़ता है? अगर ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें और ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो किस तरह का रिलेशन है इसमें? ये देखा गया है कि अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा इंसिडेंस ज़्यादा है, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल जो चेंजेस हैं अर्बन एरियाज़ में महिलाओं से, शायद एक कारण वो भी हो सकता है। स्ट्रेस वहाँ पर रहता है, खान पान का बदलाव है, लेट मैरिजेस हैं, तो एक ये रीज़न रहता है। ब्रेस्ट कैंसर्स हार्मोनल चेंजेस के साथ भी उसका एक ताल्लुकात रहता है। तो जब एक ब्रेस्ट फीडिंग कहा जाता है कि एक तरह से एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म देता है ब्रेस्ट कैंसर्स को, तो ये भी देखना होगा कि जो हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इस मॉडर्नाइजेशन की वजह से आया, क्या वो कैंसर पर प्रभाव करता है, क्या हम उसको रोक सकते हैं? तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी हमको थोड़ा ध्यान में रखना होगा और उससे इफेक्ट अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर, अभी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर गर्ग साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। इसमें 2-3 चीज़ों में थोड़ा सा और बढ़ाना चाहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर के मामले में ओबेसिटी यानी कि मोटापा एक अहम हिस्सा है, और आप देख रहे हैं कि शहरी इलाकों में छोड़ दीजिए, अब तो गांव में भी मोटापा
गर्ल्स में, लेडीज़ में बढ़ता चला जा रहा है। उसके अलावा जैसे आपने जिक्र करा कि बच्चे, एक तो शादी लेट लोग ज़्यादातर हो रहा है, गांव में भी अब उतनी जल्दी नहीं होती जितनी पहले होती थी। जी जी। तो हालांकि शहर के मुकाबले में जल्दी होती हैं, तो जल्दी अगर शादी होती है तो बच्चे जल्दी होते हैं और बच्चों की तादाद अमूमन पहले देखा गया था कि लेडीज़ में 6, 7, 8 बच्चे हैं, अब धीमे धीमे करके वो 2 हो गए, मैक्सिमम 3 हो गए। तो कुछ लोग एक ही बच्चा करते हैं या नहीं भी करना चाहते हैं, तो जिनके की तादाद ज़्यादा होती है और उनको वो स्तनपान कराते हैं कम से कम साल भर तक, उनमें देखा गया है कि स्तन कैंसर का इंसिडेंस कम होता है। इसी तरीके से जो आपका माली हालत है, जो बहुत गरीबी है, वहाँ पर भी देखा गया है कि ये थोड़ी सी समस्या ज़्यादा होती है। तीसरी बात देखी गई कि जो शहरों में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि टबैको का यानी कि तंबाकू का या अल्कोहल का जो इस्तेमाल है लेडीज़ में भी कुछ प्रतिशत ज़्यादा है गाँव को देखते हुए। तो और लोग बाग शादी लेट कर रहे हैं, बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं, या कोई दवा खा रहे हैं जिसमें कि ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, उसकी तादाद ज़्यादा है। तो उनमें देखा गया कि शहरों में कुछ प्रतिशत ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर का जो प्रतिशत है वो ज़्यादा है। परंतु धीमे धीमे करके जैसे कि गांव में भी चीज़ें बदल रही हैं और गांव और शहर का जो डिफरेंस था, जो दोनों में दरमियान में जो दूरी थी, वो धीमे धीमे करके कम हो रही है। पर अभी भी देखा जाए तो चूंकि हमारी 70% आबादी जो है गाँव में रहती है या सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं, तो उसमें अगर जैसे कि आपकी फिल्म में भी थोड़ी देर दिखाया था कि उनसे बोलो भाई स्तन का कैंसर क्या होता है, ज्यादातर कहते हैं हमें नहीं मालूम क्या होता है। जी। हुआ तो था, गांठ वाठ हुई थी, या हमारी अम्मा को था या बुआ को था, वो खत्म हो गई। तो धीमे धीमे करके ये जागरूकता को बढ़ाने का बहुत जरूरी ये एक अहम मुद्दा है। और आपके प्रोग्राम के जो डीडी किसान है, उसमें एक मेरे समझ से उसका जो रोल है वो बहुत ज्यादा है। और इस तरीके के प्रोग्राम ज्यादा हो, और मुझे बहुत खुशी है कि आपके व्यूअर्स भी उसमें जागरूक हमारे दर्शक हैं, सवाल अपने इस तरह महिलाएं भी हम देख रहे हैं कि अपने सवाल हम तक पहुंचा रही हैं। और जैसे कि आपने अभी स्तन के कैंसर की बात की, स्तनपान बहुत महत्वपूर्ण है ये भी बताया, लेकिन महिलाओं के साथ ये होता है कि कई बार वो अगर इस तरह की कैंसर की इस बीमारी की बात आती है तो कुंठित भी महसूस करती हैं। तो क्या मनोचिकित्सक की भूमिका यहाँ बढ़ जाती है? क्या ये महिलाओं में आत्मविश्वास और पैदा कर सकते हैं या उन्हें सुरक्षित महसूस करा सकते हैं? हमारे साथ डॉक्टर सिन्हा लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर सिन्हा, जैसे कि हमने कहा और डॉक्टर रवि ने भी बताया कि जो ये ब्रेस्ट कैंसर है, इसके बारे में, स्तन के कैंसर के बारे में महिलाएं बात ही नहीं करना चाहती, और अगर किसी को हो भी जाता है तो बहुत कुंठित महसूस करती हैं। जी, ये बात बिल्कुल सही है। ब्रेस्ट कैंसर इतना कॉमनली है, डॉक्टर रवि ने बताया इतना सारा जो कॉमन इंसिडेंस है, उसके बावजूद सरकारी प्रोग्राम चल रहे हैं, प्राइवेट स्तर पर भी सारी जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। धीरे धीरे मान्यताएं बदल रही हैं, लोगों की सोच बदल रही है। अक्सर आपने देखा बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं जो जिनको कि इस कैंपेन से जोड़ा गया है, और वो कई संस्थाएं, एनजीओज हैं जो आ रही हैं, और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को एक निजी चीज ना मान करके, जिसको कि छुपाया जा सके, उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर एक्सेप्टेंस लाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से यही महिलाएं इस चीज को एक्सेप्ट करें और अपना ये रेगुलर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की एक्सेप्टेंस आने लगे, तो बहुत से सारे ब्रेस्ट कैंसर जो हैं अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाएं। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि जो हमारे समाज में या महिलाओं पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जो सबसे बुरी चीज मानी जाती है कि फिजिकल डिसफिगरमेंट जो है वो बहुत बुरी तरीके से देखा जाता है कि इसका हम ऑपरेशन होगा तो फिजिकल डिसफिगरमेंट हो जाएगा, तो उनका जो एक मॉरल जो है वो बहुत डाउन होता है। जो उनमें कुंठा और डिप्रेशन और प्रोसीजर को लेकर उनके मन में बहुत एंजाइटी वगैरह होती है, जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट अप्रोच करने में बहुत ज्यादा समय बिताती हैं। और जो बहुत सारी भ्रांतियां, अलग अलग प्रकार के लोगों से जानकारी मिलती है कि कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है, या अदर मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो कि शायद उतनी कारगर नहीं हो, उनमें बहुत समय वेस्ट किया जाता है। तो यदि जागरूकता है, और अगर हम एक प्रॉपर जो कि जैसे कि हम अपने मेडिकल कॉलेज में करते हैं, जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं
उनकी एक पोस्ट जब भी उनको कैंसर डिटेक्ट होता है तो एक उनकी कंपल्सरी विजिट होती है साइकियाट्री मानसिक रोग विभाग में, तो वहाँ उनको काउंसिल किया जाता है ट्रीटमेंट मॉडलिटीज के बारे में, और उनका एक असेसमेंट किया जाता है कि उनकी पर्सनैलिटी में क्या लैकुनाज है और क्या एरियाज हैं, उनका सोशल सपोर्ट सिस्टम कैसा है। जी बिल्कुल। और उनको रेगुलर काउंसलिंग के जरिए उनकी डेवलपमेंट प्रोग्नोसिस के बारे में उनको एक्सप्लेन किया जाता है, और कीमोथेरेपी, पोस्ट कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी तरह हम उनको असेसमेंट करते हैं ताकि कोई भी अर्ली साइंस ऑफ डिप्रेशन या एंजाइटी या ट्रॉमेटिक कुछ भी हो हम उसे अर्ली आइडेंटिफाई कर पाएं और ट्रीट कर पाएं। जी बिल्कुल। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर मनोबल बहुत अच्छा है, तो कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के रिस्पॉन्सेज भी बहुत अच्छे होते हैं, और सर्जरी पोस्ट सर्जरी की हीलिंग प्रोसेस भी बहुत बेटर होती है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर डॉक्टर सिन्हा आपने रखी है कि जो समाज का रवैया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ऐसे में हमें इस तरह की समस्याओं को लेकर कहीं ना कहीं और सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, और समाज हम जैसे लोगों से ही बनता है, और ऐसे में जागरूकता अगर रहेगी और लोग समझेंगे कि ये बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, उसको लेकर किसी व्यक्ति के लेकर किसी खास तरह की धारणा बनाना बिल्कुल गलत है। और महिलाएं भी कुंठित ना महसूस करें, अगर उन्हें किसी तरह के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं तब भी डॉक्टर के पास जाएं, इलाज करवाएं। डॉक्टर गर्ग, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो हम इस तरह ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, स्तन के कैंसर की, इनका प्रतिशत कितना है जो महिलाओं में कुल कैंसर होते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके संदर्भ में देखा जाए तो? ब्रेस्ट कैंसर कॉमन कैंसर है, प्रतिशत डॉक्टर मल्होत्रा बेटर बता पाएंगे, बट दिस इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट कैंसर एंड इट इज द नंबर इज इंक्रीजिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट नाउअडेज। नंबर सर विल बी एबल टू टेल बेटर। जी सर, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये महिलाओं में जितने कैंसर होते हैं उसका 26% स्तन कैंसर। पिछले अभी मुश्किल से 1 महीने 2 महीने पहले ही इसकी रिपोर्ट निकली है इंडिया की, जिसमें ये बताया गया कि मतलब 1/4 कैंसर, जितने भी कैंसर, मान लीजिए 100 कैंसर होते हैं तो करीबन 26% जो है वो स्तन कैंसर होते हैं। जी जी। और मज़ेदार बात ये देखी गई, मज़ेदार क्या, मैं तो खेत की बात बोलूँगा कि 1990 से लेकर आज अगर देखें तो तकरीबन 30 साल हुए हैं, तो इस साल में ये प्रतिशत जो है तकरीबन 40% बढ़ गया है। तो पहले, आज से करीबन 5 साल 6 साल पहले तक माना जाता था कि सर्वाइकल यानी गर्भाशय की मुंह का कैंसर है वो नंबर 1 है। जी जी। ओवर द ईयर्स गर्भाशय का कैंसर जो है, उनका सर्वाइकल कैंसर कम होता जा रहा है और ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता जा रहा है। जी जी। और इसमें हमारी लाइफस्टाइल, हमारी एज और साथ साथ में जो डिटेक्शन फैसिलिटीज है, देखिए आज से 30 साल पहले ये ब्रेस्ट कैंसर का क्लिनिकल एग्जामिनेशन या मैमोग्राफी वगैरह की फैसिलिटी बहुत कम थी, और कुछ ही एक चंद बड़े बड़े शहरों में, बड़े अस्पतालों में थी। अब जो है वो कई जगह अवेलेबल है। और एक और बात देखी गई कि लोग उसको एक्सेस करना चाहते हैं। मतलब पहले था कि साहब 50 साल 60 साल की उम्र हो गई, अब हमसे क्या मतलब, जो होगा देखा जाएगा। अब 70 साल 80 साल की भी उम्र में लोग जो हैं वो बिल्कुल एक्सेस करना बिल्कुल, तो अपने स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा जागरूक हैं, और इसी वजह जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि किसी भी उम्र में हो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं और समस्या का निदान चाहते हैं। और हमारे साथ बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो कि ईमेल के माध्यम से जुड़ते हैं, और ऐसा एक मेल हमारे पास आया है। रानी कश्यप है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से हमें मेल किया है, ये वहाँ हमारा कार्यक्रम देखती हैं। इनका कहना है कि पिछले 5 साल से उन्हें विटिलिगो की समस्या है और इसका वे होम्योपैथिक इलाज करवा रही हैं। एक दवा का भी नाम लिखा है जो ये ले रही हैं। भारत में किस डॉक्टर से ये सलाह चाहती हैं। तो डॉक्टर रानी, मैं डॉक्टर के पास इनके सवाल को हम पहुंचाएंगे। रानी कश्यप ने जो ऑस्ट्रेलिया से हम तक ये मेल पहुंचाया है, तो उनसे हम यही कहेंगे कि आपकी समस्या से जुड़ा हुआ हम कार्यक्रम आगे रखेंगे, अपने इस कार्यक्रम में इस विषय को शामिल करेंगे ताकि आपकी समस्या का समाधान भी हो सके और डॉक्टरों की राय भी आप तक पहुँच सके। हमारे साथ विशेषज्ञ भी हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे इस तरीके की समस्या जब हमारी महिलाओं के साथ आती है तो किस तरह का इलाज उन्हें लेना चाहिए? स्किन विटिलिगो इज अ स्किन प्रॉब्लम कि कहाँ स्किन के अंदर डिस्कलरेशन हो जाता है। यूजुअली ये बिनाइन कंडीशन है, हार्म नहीं करती है,
बट ये एक जैसे अभी डॉक्टर सिन्हा भी बताया था ना, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है, क्योंकि हमारा एक कॉस्मेटिक एस्पेक्ट तो उसके अंदर है ही। इसी वजह से ट्रीटमेंट काफ़ी लोग कराते हैं, इवन सर्जरी भी कराते हैं इसके लिए। बट मैं ये कहूँगा कि आप रीअश्योर रहे। होम्योपैथिक दवाई का तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर आप उसमें देखते रहें कि उस वजह से अगर कोई और दिक्कत नहीं है तो उसको थोड़ा सा एक एक्सेप्टेबिलिटी हमें आनी चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक मनोचिकित्सक का थोड़ा सा एक रोल रहेगा कि हम उसको एक्सेप्ट करें। और साथ में ये देखते रहें कि विटिलिगो कभी शरीर की दूसरी बीमारियों के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ हो तो उसमें भी कई बार स्किन का कलर चेंज हो जाता है। तो आप बस ये रूल आउट कर लीजिए कि साथ में और कोई डिजीज तो नहीं है, और उसके हिसाब से बिल्कुल। और रानी जी, इस आपके विषय को हमने बहुत ध्यान से अपने अंदर रजिस्टर कर लिया है, आपकी जो समस्या है, और आगे हम इस पर पूरा एक कार्यक्रम रखेंगे और हमारे साथ देश को जो जाने माने विशेषज्ञ हैं वो स्टूडियो में रहेंगे, ताकि और विस्तार से इस पर हम चर्चा कर सकें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की समस्या होती है और इसके बारे में वही जैसे मैंने कहा कि बात करने से थोड़ा बचते हैं लोग, एक धारणा से बना लेते हैं, तो ऐसा ना हो इसीलिए हम जागरूकता इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं। एक और मेल आया है, रमेश नौटियाल है उत्तराखंड, जिन्होंने हमें ये ईमेल किया, और इनका ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है बहुत सारे दर्शकों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या कैंसर के मरीज को कोविड वैक्सीन लेना चाहिए, क्या वो ले सकते हैं? अगर हम कोविड वैक्सीन की बात करें, अभी 2 वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड लग रहा है। जब कैंसर पेशेंट्स की बात करते हैं तो वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, स्पेशली जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। तो अभी जो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे कीमोथेरेपी है या सर्जरी है, तो वहाँ जो बॉडी का रिस्पॉन्स रहता है वैक्सीन के अगेंस्ट, जब एंटीबॉडीज बनने होते हैं, वो ठीक तरह से नहीं रहेगा। तो जिनका ऑनगोइंग ट्रीटमेंट है उनको अभी वैक्सीन का वेट करना चाहिए, और सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे उनका ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है, जो रेमिशन फेज में है, दे कैन गो अहेड एंड टेक द वैक्सीनेशन। डॉक्टर रवि, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? और साथ ही ये भी बताएं साथ साथ कि कोविड का, जैसे हम कह रहे हैं कि इसका पूरा दौर चल रहा है, वैक्सीनेशन इसकी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी जागरूकता बहुत ज़रूरी है और अपने स्तर पर सावधानी बरतना भी बहुत ज़रूरी है। हम कार्यक्रम के माध्यम से अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचाते रहते हैं। तो कैंसर के मरीजों को कोविड के दौरान कब तक सावधान रहने की ज़रूरत है, और वैक्सीन के बारे में भी थोड़ा बताएं। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कोविड के दौरान हमारे कैंसर डिटेक्शन और कैंसर केयर दोनों को ही बहुत हानि हुई है, क्योंकि 3 से 6 महीने जब लॉकडाउन और उसके बाद ग्रेजुअल अनलॉकिंग में हमारे जितने भी अर्ली डिटेक्शन कैंप्स थे और कई फैसिलिटीज़ बंद कर दी गई थी, पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेटअप में भी, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान कोविड पे था। तो एक तो हम को ये आशंका है कि जब ये अब खुलना शुरू हो गया है कि तो नंबर पेशेंट्स ज़्यादा बढ़ेंगे। दूसरी बात, जो पेशेंट हमारे पास मान लो कि स्टेज 1 या 2 में पकड़े जाते, अब जो बहुत ही एग्रेसिव जहाँ पर कैंसर्स हैं वो स्टेज 3 या 4 में भी आ सकते हैं, तो स्टेजिंग का गड़बड़ हो गया। तीसरी बात, जो लोग ट्रीटमेंट ऑलरेडी करा रहे थे उन कुछ का ट्रीटमेंट रुक गया, बिल्कुल, कुछ का सर्जरी डिले करनी पड़ गई। हालांकि जो हमारे बड़े अस्पताल हैं उसमें जो इमरजेंसी सर्जरीज थी या इमरजेंसी कीमोथेरेपी थी, ज़्यादातर जगह जैसे बॉम्बे में टाटा अस्पताल है या दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, जो यहाँ के रीजनल कैंसर सेंटर्स है, उसमें हम लोगों ने भरसक प्रयत्न करा कि जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें कोविड टेस्ट कराने के बाद वो चीज़ चलती रहे। यानी डॉक्टर साहब, हम ये कहें कि इस कोविड की वजह से आपने बताया कि इलाज में ब्रेक लग गया, तो जो मरीज कैंसर के फर्स्ट स्टेज पर थे या फिर जो शुरुआती स्टेजेस पे थे, उनके लिए थोड़ी समस्या पैदा हो गई कि उन्हें उस समय इलाज नहीं बना, तो क्या इन मरीजों की प्रतिशत और बढ़ गई है 3rd स्टेज के मरीजों की? जी, ये देखा जा रहा है। जो अब प्राइवेट सेटअप में या पब्लिक सेटअप में लोग आ रहे हैं, उसमें से कई अपनी बीमारी को, चूँकि वो कोविड से इतना डर गए थे कि हम जाएंगे तो कोविड हो जाएगा, उसको वो सहते रहे या फिर छुपाते रहे, अब जाके वो लोग आना शुरू हो गया है। तो इसकी अभी स्टडी चल रही है कि कितना प्रतिशत है, बट इसकी मात्रा पहले के मुकाबले में कई रिपोर्ट्स आई हैं हिंदुस्तान से, और हिंदुस्तान से क्या पूरे दुनिया भर में आया है कि इनकी समस्या ज़्यादा बढ़ गई है। जी, आपने आखिरी जो सवाल मुझसे पूछा था वो वैक्सीन के बारे में पूछा था। वो धीमे धीमे करके, जैसे कि अभी डॉक्टर गर्ग साहब ने भी बताया कि जिन लोग का ट्रीटमेंट चल चुका है और वो पूरी तरीके से अब रेमिशन में है, उनको इस समय कैंसर नहीं है, उनको वैक्सीन लगाने में जरा सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी जी। हम आशा ये करते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में
हमारे जितने भी कैंसर से पीड़ित लोग के अलावा जो उम्र वाले लोग हैं, 50 के ऊपर के जो उम्र पे लोग हैं, उन सबको आने वाले महीने यानी कि मार्च से ये वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी सरकार की तरफ से भी। और ग्रेजुअली हम चाहेंगे कि जो अभी प्रिकॉशन हम लोग मास्क का ले रहे हैं, सफाई का ले रहे हैं और साथ साथ में डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, वो उसके वैक्सीन लगने के बाद भी कम से कम चलता रहेगा। क्योंकि वैक्सीन 100% सेफ नहीं है, 100% इफेक्टिव नहीं होगी, और दूसरी बात अगर बीमारी होगी तो कम से कम वो उतनी सीरियस नहीं होगी। तो ये बहुत क्लियर है कि वैक्सीन लगने के बाद भी आपको वही प्रिकॉशन लेने होंगे जो आज ले रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और डॉक्टर सिन्हा के पास चलते हैं। डॉक्टर सिन्हा, जैसा कि आपने कहा कि समाज में सेंसिटिविटी बहुत ज़रूरी है, हमारे जो मरीज़ हैं उनको लेकर उनका नज़रिया बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, और जो मरीज़ है ताकि वो कुंठित ना महसूस करे। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि कैंसर के उपचार में कीमो होती है, सर्जरी होती है, रेडिएशन, बहुत तरह के इलाज चलते हैं, बहुत तरह की चुनौतियों से इस मरीज़ को गुजरना होता है। तो मानसिक तौर पर जो मजबूती है, जो स्वास्थ्य है, उसके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे जिन्हें वो अपना सकता है? देखिए, हम तो दो बीमारियों से, यदि किसी व्यक्ति को कैंसर है और साथ में मानसिक रोग भी हो जाता है, तो ये बिल्कुल एक तो पहला और नीम चढ़ी वाली बात हो जाती है, क्योंकि दोनों ही बीमारियां जो है उनको समाज बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देता है, और दोनों ही बीमारियों में बहुत सारी भ्रांतियां समाज में है, एक्सेप्टेंस नहीं है, इसलिए दोनों ही बीमारियों में ट्रीटमेंट डिले बहुत होता है। और यदि किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो 2-3 प्रकार की स्टेजेस से व्यक्ति गुजरता है। पहला तो उसको वो एक्सेप्टेंस आना बहुत मुश्किल हो पाता है कि वाई मी, मुझे ये कैंसर कैसे हो सकता है, मतलब मैंने कौन सा गलत काम किया या मैंने बुरा किया, वो एक इरिटेशन। इसे इस तरह से बातें होने लगती है कि हमारे कर्म बुरे रहे होंगे, पिछले कर्म का ये कि हमने कौन सा किसी का बुरा किया है जो हमारे संग इतना बुरा हो सकता है, मुझे नहीं हो सकता। तो मल्टीपल टेस्टिंग, मल्टीपल डॉक्टर चेंज, और इन सब चीजों में ज्यादातर 4 से 8 हफ्ते का समय निकल जाता है, तब धीरे धीरे व्यक्ति की जो इरिटेशन है वो कहीं कम होती है, और वो फिर ये एक्सेप्ट कर पाता है कि हाँ शायद हो जाए। उसके बाद वो कमोशन में रहता है, उसकी इरिटेशन, उसको नींद में दिक्कत होने लगती है, उसका मन अच्छा नहीं रहता है, चिड़चिड़ाहट बढ़ने लगती है, और वो अवसाद महसूस करने लगता है। उसका भविष्य जो है, अपने परिवार, अपना खुद का भविष्य और अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, वो सारी चीजें उसे नजर आने लगती हैं। और ये जो पीरियड है महीने 2 महीने का, ये बहुत प्रॉब्लम है। तो इसमें जरूरी है 2 चीजें। देखिए, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, खासकर कैंसर में, लंबी बीमारियों में, 3 चीजें बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति का अपना संबल, वो व्यक्ति पर्सनालिटी स्ट्रांग है, आगे फेस कर सकता है। जी सिन्हा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। समय की थोड़ी कमी है, कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करने का समय हो गया है, लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बताई हैं, और ये तो हमें अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लेना चाहिए। और इसी के साथ ही उम्मीद करते हैं कि जो आज के कार्यक्रम में हमने जानकारी दी, हमारे डॉक्टर्स ने जो सलाह दी, हमारे दर्शक ज़रूर से लाभान्वित हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में आया और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इन सभी बातों को ज़रूर ध्यान में रखेंगे और अपने स्वास्थ्य के लिए सजग रहेंगे। पिछले सप्ताह भी हमारे पास बहुत सारे मेल आए हैं, उन मेल्स के बारे में आपको बता देते हैं। ये दर्शक हमारे कार्यक्रम को देखकर हम तक अपने सवाल पहुंचाते हैं। पटना से सुमिता राय हैं जिन्होंने ये सवाल हम तक पहुंचाया है। इनकी समस्या है कि घबराहट होती है और बार बार चक्कर आता है, क्या करें, और पिछले 10-15 दिनों से उन्हें घबराहट और चक्कर की जो शिकायत है वो हो रही है। राजस्थान से भी एक दर्शक हैं, राखी गहलोत हैं, जिन्होंने हमें पत्र लिखा है, मेल भी किया है इन्होंने। इनका कहना है कि अक्सर खाना खाने के बाद पेट में जलन होने लगती है, इलाज करवाते हैं लेकिन किसी तरह का फायदा नहीं होता और जलन कम नहीं होती है। दोस्तों, हम बहुत जल्द विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को लेकर हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम में 2 दिन पूर्व मिल जाएगी और टीवी के माध्यम से ये सूचना आप तक पहुंचाई जाएगी। अगर आप चाहें तो हमें आप ईमेल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई समाधान चाहते हैं, कोई सुझाव चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और चाहे तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता आप नोट कर लें। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता आप नोट कर लें। हमारा ईमेल पता है swasthkisan@gmail.com।
तो दोनों ही विकल्प आपके पास हैं। आप चाहे तो हमें पत्र लिखें, चाहे ईमेल करें, और बस हमारी कोशिश यही होती है कि सभी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें ताकि आप स्वस्थ रहें और आपके जीवन में इस तरह की समस्या ना पैदा हो। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें, और यहाँ हमें दीजिए इजाज़त। फिर हाजिर होंगे नए अंक में नई विशेषज्ञों के साथ, नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।